नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। ट्रंप ने एक बार फिर से दोस्ती के बीच आर्थिक दबाव की रणनीति अपनाई। भारत और अमेरिका के बीच अरबों डॉलर के व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, यानी कि बीटीए पर बातचीत जारी। लेकिन इसी बीच यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत समेत 54 देशों की आयात पर 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत चले इस पैतरे से अमेरिका का दावा यह है कि यह कदम जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के खिलाफ है, यानी कि फोर्स लेबर के खिलाफ। लेकिन सवाल यह कि जब भारत पर सीधे ऐसे आरोप ही नहीं तो फिर भारत को इस दायरे में क्यों लाया गया? क्या यह वास्तव में मानवाधिकार का मुद्दा या फिर व्यापार वार्ता के बीच भारत पर दबाव बनाने की रणनीति? बिल्कुल वैसे जैसे ईरान के साथ समझौता और फिर अटैक, ताकि वहां प्रेशर क्रिएट हो। तो क्या ये 12.5% ये जो ट्रेड डील के बीच में समझौता ऑलमोस्ट फाइनल है, उसके बीच में प्रेशर की तौर पर इसे देखा? क्या टैरिफ की तलवार अमेरिका की नई आर्थिक कूटनीति है और ट्रंप के इस टैरिफ गेम में भारत का क्या रोल रहेगा या फिर भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज बात इसी में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील गोयल जी, रिटायर्ड कर्नल अनुपम जेटली जी, और हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। अनुपम जी को हमने जियोपॉलिटिक्स के तौर पर भी एक्सपर्ट के तौर पर जोड़ा है। तो अनुपम जी, शुरुआत आपके साथ। सर, क्या वाकई में ट्रंप दुनिया को ऐसे ट्रीट कर रहा है मानो कोई खिलौना हो कि जब तक मन कर रहा है इधर नचाना है, फिर मन कर रहा है उधर नचाना है, अब इधर से मन हट गया तो इधर नचाना है? या फिर अमेरिका ने एक राष्ट्रपति को नहीं, एक व्यापारी को चुना है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे अमेरिका की पावर का इस्तेमाल कर रहा है? विजेंद्र, मैं काफी हद तक आपके आखिरी सेंटेंस से सहमत हूं। अमेरिका ने किस व्यक्ति को चुना है? आपने एक रीजन दिया कि अमेरिका की ट्रेड टीम हिंदुस्तान आई हुई है, इसलिए एक दबाव बनाने के लिए एक प्रपोजल दिया गया है जो कि अभी तक पूरी तरीके से मान्य नहीं है जी। मगर दो और बहुत बड़े रीजन हैं कि अमेरिका ने ये क्यों किया। नंबर एक, अमेरिका की करेंसी डॉलर जो है वो विश्व की बड़ी करेंसीज के मुकाबले में लगातार गिर रही है, चाहे वो युआन हो, चाहे येन हो, चाहे रूबल हो, या बाकी करेंसी सिंगापुर की और बाकी विकसित देशों की हो। यहां तक कि बांग्लादेश का टका भी थोड़ा इंप्रूव कर गया है यूएस डॉलर के खिलाफ जी। दूसरी बात, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो इनकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक भूल मानी जाती है वियतनाम के बाद, उसमें 1.88 बिलियन डॉलर पर डे का खर्च है। मतलब 28 फरवरी से अब तक अगर विजेंद्र देखा जाए तो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का इनका खर्च हो चुका है जी। और तीसरी बात, इस खर्च के अलावा जो इनका नुकसान हुआ है इनके बेसिस के टूटने में, इनके जहाज और ड्रोन्स और मिसाइल के एक्सपेंडिचर में, जो कि इनकी इंटरसेप्टर मिसाइल थी, वो तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर गया है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति हिली हुई है और वो हर तरफ से, हर कोने से चाहता है किसी तरीके से वो पैसा इकट्ठा करे जी। एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो ये इन्होंने यूएसटीआर के अंतर्गत 301 सेक्शन में किया है, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक ग्लोबल एक विरोधाभास और भूल है। क्योंकि जब अमेरिका चाहता था कि इंडो पैसिफिक रीजन में और एशिया के अंदर अमेरिका के प्रभुत्व को बढ़ाया जाए और चाइना के प्रभुत्व को कम किया जाए, उस समय उन्होंने हिंदुस्तान पर यह टैरिफ लादने की जो सोची है, ये इनकी जो पॉलिसी है क्वाड की, उसके बिल्कुल बरखिलाफ है और ये विरोधाभास अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा, ये मेरा सोचना है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि 2008 की जो मंदी थी जो अमेरिका से ही शुरू हुई थी, वहां के बैंकिंग सेक्टर की वजह से शुरू हुई थी, इस बार बोर्ड की वजह से दुनिया उस मंदी में चला जाए? बिल्कुल होगा और इस मंदी का असर हर तरफ दिख रहा है। हमारा देश भी अछूता नहीं है बिल्कुल बाकी देशों की तरह, और ये इसका पूरा जिम्मेदार
एक व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, जो बिना सोचे समझे, बिना अपने सलाहकारों की सलाह लिए अपनी मर्जी से चल रहा है। ठीक है, सुनील गोयल जी। मैं साहब इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, जेटली साहब आपने बहुत सही फरमाया कि इस वक्त ट्रंप साहब जो भी एक्शन ले रहे हैं उससे अमेरिका को कोई फायदा बहुत बड़ा नहीं हो रहा। अमेरिका में त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता वहाँ की परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का परेशान है, पूरे वर्ल्ड के एम्बेसीज परेशान है। आए दिन नए नए तुगलकी फरमान के वो आदेश दे रहे हैं, उससे अमेरिकन का भला नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका के पूरे क्रेडेंशियल्स पूरे वर्ल्ड में ख़त्म हो चुके ऑलमोस्ट, आप ये मान कर चलें। और शायद अमेरिकी जनता आज अफसोस कर रही होगी कि उन्होंने ट्रंप साहब को वोट क्यों दिया। किसी भी देश को बता दो कोई फ़ायदा अमेरिकन एक्ट से कोई हुआ हो। इन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया तो भी अमेरिका में महंगाई बढ़ी। मैंने इसी चैनल पर 1.5 साल पहले बोला कि जो इंपोर्ट कंट्री जब भी ड्यूटी लगाती है उसका खामियाजा उसके देश के नागरिक को, वोटर को भुगतना पड़ता है। ठीक बात। वो अब सामने आ रहा है सारा। तो अमेरिकन वॉर में अमेरिका की पूरी हार है, फजीयत है। ये बाहर निकलने का रास्ता इनको सूझ नहीं रहा। इनके गले में वो कहते हैं निगले जाए ना उगला जाए, छछूंदर की तरह अटक गया बिल्कुल ये। सर ये गले में अमेरिका के छछूंदर फंसा हुआ है, लेकिन सांसें तो पूरे विश्व की अटका के रखी बिल्कुल है। है साहब, आप सोचिए सर, सुबह सुबह क्या हुआ? सुबह सुबह 300 पॉइंट निफ्टी और 1000 पॉइंट सेंसेक्स धड़ाम पड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो क्यों ये कहें कि भाई अमेरिका पर इंपैक्ट है, भारत पर एक मेजर इंपैक्ट है सर। तो भारत कब तक इंटरनेशनल बाजार के हिसाब से चलता रहेगा? मैं बाजार पर आपसे टिप्पणी ले रहा हूं। हालांकि क्लोज होते होते 170 पॉइंट से 200 पॉइंट की रिकवरी मारी है निफ्टी ने, बिल्कुल ऐसे ही सेंसेक्स ने की है, लेकिन इंपैक्ट तो है ना सर। और जो हम FII DII का आंकड़ा दे रहे हैं उसमें साल का आंकड़ा तो है कि 2.45 लाख करोड़ के आसपास FII यहां से पैसा समेट के निकल गया है। भारतीय बाजार पर ट्रस्ट कम हो रहा है सर। नहीं, भारतीय बाजार पर ट्रस्ट कम हो रहा है ऐसा नहीं है। उनको ये मालूम है, वो सब लोग कहीं ना कहीं क्लोडेड है कि हमारे मिस्टर ट्रंप का स्टेटमेंट अगला क्या आने वाला है। पिछले 4 महीने से बहुत सारे कवरेज न्यूज़ में पूरे वर्ल्ड ओवर आ रहे हैं कि इनके खुद के लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, और वो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है अब जी। मतलब चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की अपन बात कर लें या इनके रियल एस्टेट की बात करें अपन, या स्टॉक मार्केट की बात करें, और तो और इनके खुद के बॉन्ड मार्केट की बात कर लें, सभी जगह पे इन्हीं के लोगों का इनके स्टेटमेंट से आधा घंटा पहले उसी हिसाब से ट्रेड होता है ये क्या बोलेंगे, और वो अगले आधे घंटे में स्क्वायर ऑफ भी हो जाता है। ठीक है। और वो खुद अपने बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुके हैं साहब, और वो फिर शैडो अकाउंट्स वापस कभी एक्टिव भी नहीं। वो एक बार इसमें काम कर लिया वो अकाउंट बंद, नया अकाउंट खुल जाता है। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन उसमें अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं कि खाली हम हिंदुस्तानी या पूरा विश्व नुकसान हो रहा है, वर्ल्ड में अमेरिकन भी लूजर है उसमें। तो FII का पैसा निकालने का मतलब ऐसा नहीं कि उनको इंडिया से विश्वास खत्म हो गया। उनको ओवरऑल ये सेंटिमेंट बन चुके कि अभी जब तक ये आदमी बैठा हो हमें शांत रहना है। अपने बॉन्ड मार्केट पे डेट पे पैसा डाल दिया, वो इक्विटी मार्केट से बाहर निकल गए। जी नहीं, लेकिन सर अमूमन हमने देखा है कि महीने के पहले वीक के अंदर मार्केट हमारा थोड़ा ऊपर होता है। अब उसके कोई भी रीजन लगा लीजिए, सैलरी आती है, फर्स्ट मंथ शुरू होता है, फर्स्ट वीक शुरू होता है, वट जो भी है, लेकिन यहां तो गिर रही है मार्केट। और अभी हम 2024 तक भी नहीं पहुंच पाए। 2024 में हमने जो हाई देखा हम उससे लगातार नीचे ही चल रहे हैं। तो हम वहां तक पहुंचेंगे भी इस साल या नहीं पहुंचेंगे? हम एक बार फिर से 18-19 हजार टच करेंगे निफ्टी को? नहीं, देखो मुझे ज्यादा मंदी की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर जुलाई 2024 में जो बाजार का एक लेवल था, अपन इंडेक्स की बात नहीं भी करें एक बार, ठीक है, स्टॉक्स की बात करें, ऑलमोस्ट 50% तक का एक एवरेज मार्केट टूटा हुआ है। ठीक है। वो सारा नवंबर जब इनके मिड टर्म होगा, इनको अपने का आईना नजर आएगा, उसके बाद बाजार बहुत तेजी से रिकवरी भी लेगा। अभी जैसे महीना पहले बाजार ने 3 दिन में पूरा रिकवरी किया ही था, तो हमारे स्टॉक मार्केट वापस से रिकवरी करते बहुत तेजी से ही है। लेकिन वो अनसर्टेनिटी की वजह से इस टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा नहीं रही है, और स्मॉल इन्वेस्टर्स ने अपने आप की दूरी बना ली है। ठीक, इस वजह थोड़ा सा स्टॉक का फ्लो मार्केट में ज़्यादा आया। ठीक है। इकलेबे सिंह, क्या वाकई में भारत सरकार कहते हैं ना कि भाई 2 ही कदम चलने, लेकिन वो भारत के पक्ष में चलने, हमें दौड़कर नंबर 1 नहीं होना है? क्या ट्रेड डील के साथ अमेरिका में यही हो रहा है कि भाई आप हमारी शर्तों पे आ जाइए, आज आ जाइए, 1 साल बाद आ जाइए, 2 साल बाद आ जाइए, हम देश का नुकसान करके डील नहीं करेंगे? देखिए विजेंद्र जी, एक अभी अपने बात कही कि ना भारत का जो बाजार है उसमें ट्रस्ट गिर गया है। तो एक बात तो है विजेंद्र जी कि ये जो ट्रस्ट गिरा है ये भारत या भारत की सरकार की वजह से नहीं गिरा है, और जनता इसे अच्छी तरह से समझती है। ये ट्रंप के इरेटिक बिहेवियर की वजह से हुआ है। अब इसमें देखिए ये क्यों हो रहा है, मार्केट का इरेटिक बिहेवियर कह सकते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को कि कल ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे जाएगा। जिस तरह से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, ये मतलब अब तो बिल्कुल ही उनको ट्रंप की बातों पे भरोसा नहीं है, और उन्हें पता है कि इसका इंपैक्ट मार्केट पे हो सकता है। देखिए विजेंद्र जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि जैसे अभी कर्नल अनुपम जेटली जी भी बता रहे थे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि
ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, इसमें अमेरिका को एक अपेक्षा थी कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को 4-5 दिन में घुटने पे ला दिया था ना, अमेरिका भी ईरान के साथ कुछ ऐसा ही कर लेगा। परंतु जो परिणाम है वो आज हमारे सामने है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि अमेरिका ये वॉर हार चुका है। जिसने ये सोचा था कि वो ईरान की रिजीम बदल देगा, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा, आज वो उसके साथ टेबल पे बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि उनकी, अब वो इस तरह के बहाने बनाने लगा है कि भाई उनकी भी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा सफर कर रही है ईरान की, जबकि ईरान इस वॉर में इकोनॉमिक रीजंस के लिए नहीं है, वो तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए है। तो ईरान तो रुकने ही नहीं वाला, ये तो दुनिया के, विश्व के सामने एकदम स्पष्ट है। दूसरी बात देखिए, ये ट्रंप का भी ये जो इराटिक बिहेवियर या बौखलाए हुए आचरण की जो हम विजेंदर जी बात कर रहे थे, आप देखिए कि कभी वो टैरिफ हटा देते हैं, कभी लगा देते हैं, और ये कोई दूसरे देशों की बात नहीं है। सिर्फ वो कभी कह देते हैं कि एप्पल हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित बिजनेस है, कभी उसी पे टैरिफ लगाने की बात कर देते हैं, कभी इलॉन मस्क से लड़ाई कर लेते हैं, कभी उनको अपना सबसे चहीता बिजनेसमैन बता देते हैं, उनको साथ में लेके चाइना चले जाते हैं, कभी चाइना में कहते हैं कि बहुत अच्छी डील हो रही है, कभी वापस आके कह देते हैं कि अरे ये तो बहुत ही। तो कुल मिला के बात विजेंदर जी ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि अब उसके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं बचा है कि उसे वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन उसने अभी हाल फिलहाल उसको अपनी एक प्रतिष्ठा का विषय बना रखा है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है विजेंदर जी। मैं मानता हूं कि आपको शायद ये खबर पता होगी कि अभी 3 हफ्ते पहले 4 रिपब्लिकन्स ने पार्टी छोड़ के और पाला बदल चुके हैं। तो वहां पे जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी ट्रंप की इराटिक बिहेवियर की वजह से मतलब काफी इनके विरोध में है। तो मुझे लगता है कि मिड टर्म इलेक्शंस के बाद ही हम बहुत कुछ बदलते हुए देखेंगे। एक छोटी सी लास्ट बात ऐड कर दूं, लेकिन क्या ये इसलिए है कि भाई अमूमन जब पॉलिटिकल पार्टी से कोई चुना जाता है तो वो अपने सहयोगियों के वो लेता है, विमर्श लेता है, उसके हिसाब से देश को चलाता है। अब यहाँ तो एक व्यापारी चुना गया है और वो बॉस की स्थिति में ही काम करता है, तो क्या इसलिए वो जो मन में आता है कहते हैं और किसी के नहीं सुनते? देखिए विजेंद्र जी, एक ये जो प्रतिष्ठा वाली जो मैं बात कर रहा था ना, जैसे आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का भी युद्ध हुआ, उससे भी यूरोपियन नेशंस पे काफी इंपैक्ट हुआ था, लेकिन क्या हुआ अंत में? दोनों थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके शांत हो गए। जबकि उस केस में तो रशिया ने, अगर आप देखोगे तो जो सीमावर्ती क्षेत्र थे जिसमें यूक्रेन में रूसी भाषा बोली जाती है, कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर भी लिया, लेकिन आज यहां तो ये तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये इनके लिए इतना बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है कि इनको लग रहा है कि भाई मतलब कम से कम डील में ये दिखाई देना चाहिए कि मैं जीत रहा हूं। उसी तरह से ये जो भारत से भी जो टैरिफ की बात हो रही है, ये एक नेगोशिएटिंग टेबल पे हमें सबको पता है कि ट्रेड डील के नेगोशिएशंस ऑनगोइंग हैं, तो ये दिखना चाहिए कि भाई दबाव मैं बना रहा हूं। ठीक है अनुपम जेटली जी, वैसे तो मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि ब्लैकमेल वो कर रहा होता है जो कमजोर होता है, और अमेरिका फिलहाल कमजोर है, इसलिए वो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि अपनी पावर को गेन कर सके। लेकिन सर दूसरा कंसर्न ये भी तो है ना कि बाकी कंट्रीज भी सफर कर रही हैं और वो अमेरिका पर चाहे प्रत्यक्ष कहिए अप्रत्यक्ष कहिए डिपेंड है, उनका बाजार डिपेंड है। तो यहां क्या भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि भाई फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए? चलिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास इंपैक्ट है, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। क्या हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं कि उसके बाद फिर अमेरिका कुछ बोले, ट्रंप कुछ बोले, हमें फर्क ना पड़े? अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी विजेंद्र कि भारत को अमेरिका के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं चाइना, रूस और ईरान, उनके बराबर में लाके और यूएसटीआर के माध्यम से खड़ा कर दिया। अब हिंदुस्तान के पास जुलाई में सुनवाई होने के समय एक जरूरी दांव है कि हम $500 बिलियन खर्च नहीं करेंगे, हम उसको रिवाइज करेंगे। हम 100, 200, 250, 300 डिपेंडिंग अपॉन कि अमेरिका हमारी तरफ क्या रुख रखता है, हम उसके मुताबिक अपनी ट्रेड डील जो बननी है उस पर जाएंगे। और ये अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि उसने ये गलत मोहरा चला है बिसात पर, और इस मोहरे को उसे वापस लेना पड़ेगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 2030 का हमारा जो टारगेट है 500 बिलियन का, हमें उसको लेकर विचार करना होगा, आप ये कह रहे हैं? विचार करना जरूरी है। सर, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है तो फिलहाल हम जितने देशों के साथ ट्रेड करते हैं उसमें अगर हम प्रॉफिट के ट्रेड करते हैं तो अमेरिका के साथ करते हैं, बाकी सारी जगह तो घाटे का सौदा है सर। दैट मींस कि हम निर्यात वहां से ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं और वहां से आयात ज्यादा करते हैं। विजेंद्र, 220 मुल्क टोटल मुल्क और टेरिटरीज हैं जिनके साथ आज की तारीख में हिंदुस्तान जो है वो आदान प्रदान निर्यात आयात का कर रहा है। ठीक है सर। हाँ, अमेरिका के साथ अगर आप देखें पिछले साल
तो 58.88 बिलियन डॉलर हमने निर्यात किया और कुल 36 मिलियन आयात किया। अमेरिका को यही एक परेशानी है कि हिंदुस्तान के साथ उसका ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है और इस ट्रेड बैलेंस को ठीक करने के लिए वो तरीके से अपने जो है 18% बढ़ाना, 50% बढ़ाना, फिर 18 पे लाना, अब 12.5% का प्रपोजल करना, ये सब उसी के बिसात पर बिछे मोहरों की तरीके से देखा जा रहा है और ये अमेरिका को वापस लेना पड़ेगा। जी सोलंकी जी, मैं इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अमेरिका में मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1.5 साल में ट्रंप के या तो सलाहकार ना समझे या ट्रंप साहब की जिससे सलाह नहीं ले रहे या कोई भी बात बोलने से पहले वो बायस्ड हैं या बेदिमाग होकर के अपने फैसले कर रहे हैं। अगर उनको मान लो ट्रेड डेफिसिट किसी भी कंट्री से पूरा करना हो तो पहले अपना स्टैटिकल डेटा बनाएं वो कि हमारे देश से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है वहाँ दूसरे देश में क्या इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। वो ऐसे आइटम खोजते जो इंडिया में वाकई में जा सकता हो, इंडिया को परेशानी नहीं हो या कोई भी देश को नहीं हो। तो ये इसको कहते हैं बहुत टिपिकल होमवर्क, इनके यहाँ होमवर्क की बहुत कमी है, जबकि मोदी सरकार में होमवर्क पहले होता है, एग्जीक्यूशन तो बाद में करते हैं। सर, आप एग्जीक्यूशन की बात करें तो अभी खबर है, कल की खबर है कि भारत का शेयर बाजार अब साउथ कोरिया से भी नीचे आ गया है। जी बिल्कुल, आज की तारीख में अमेरिका, चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया और फिर भारत है। अब सोचिए वो मुट्ठी भर के देश हैं। ताइवान तो केरल से भी छोटा है। हाँ, सेम स्थिति साउथ कोरिया की है। तो फिर हम डिपेंडेंट कैसे नहीं है सर, और हम कैसे कहें कि भाई हम ग्रो कर रहे हैं। फिर देखिए आज की तारीख में जो पिछले 6 महीने से एआई का नया शगुफा लोगों के दिमाग में आया है, उसका एक बहुत बड़ा डेंट हमारे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में आया हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। और मेरा मानना यह है कि लोगों को एआई के नाम से घबराना नहीं चाहिए। हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं करें, पेजर आए थे, मोबाइल फोन आए तो पेजर साफ हो गए। एआई ने कुछ नहीं है कि पूरा बाजार ही सिर्फ उस पर टिका। मैं एक उदाहरण देता हूं, ताइवान का उदाहरण आया सामने, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये समझाने में लगे कि भाई ताइवान भारत से इसलिए आगे आ गया क्योंकि वहां का एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है और उसके बाजार के अंदर 48% से ज्यादा की हिस्सेदारी, और जब वहां ग्रो होगा तो बाजार ग्रो करेगा। अब मेरा कंसर्न ये है कि जब एक छोटा सा देश की एक कंपनी वहां के शेयर बाजार का 50% स्टेक ले सकती है, तो भारत तो इतना बड़ा बाजार है सर, फिर यहां ऐसे बाजार और ऐसी कंपनियां क्यों नहीं है जो 30% 40% का टेक दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाटा ग्रुप और रिलायंस दोनों मिला करके इंडिया के स्टॉक मार्केट में टोटल 21% का मार्केट कैपिटलाइजेशन करती हैं। ठीक है। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि पिछले 80 सालों में 70 सालों में इसके ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया कि स्टॉक मार्केट भी कोई आइटम होता है। ये तो पिछले 12-15 साल में जो कुछ आप डेवलपमेंट देख रहे हैं उसका नतीजा है। नहीं, मैं 1981 से काम करूँ, हमने कभी टाटा बिरला के शेयर चढ़ते देखे नहीं। हमने को 10 रुपये का शेयर लिया, 12 होकर बड़े खुश होते थे हम तो। अब 10 का 20 और 30 और 40 एक साल में हो जाता है तो मालूम पड़ता है कि मार्केट इस तरह शूटअप भी होता है। तो सवाल है कि पिछली सरकारों ने कभी भी स्टॉक मार्केट को उस एंगल से देखा ही नहीं कभी कि ये भी हमारे बहुत बड़ा बेंचमार्क है। ये बदलाव तो अब आया है पिछले 10 सालों में। अब मैं इस पर भी फिर वैसे आऊंगा, 1 मिनट निकले बस, क्योंकि ताइवान का बाजार आप उठाकर देखिए 2014 का और फिर भारत का देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर था, थोड़ा सा भारत का अपर हैंड था। ताइवान छोटा सा है, अब वो हमसे compete कर रहा है, हमसे आगे जा रहा है। 19-12 सालों की बात कर रहा हूं सर मैं। बोलिए देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है एक तो ना ये इकोनॉमिक साइज और मार्केट कैप में बहुत फर्क होता है। देखिए बाजार की आप बात कर रहे हो, अभी क्या सिचुएशन है विजेंद्र जी की ये जो खाड़ी के देशों में जो समस्या हुई है उसके कारण ये आप चाहे चिप्स ले लो चाहे सेमीकंडक्टर्स ले लो, उसका एक जो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है वो वहीं से शिप होके आता है। एक मिनट अगर मैं 80% आता है। जी बिल्कुल 80% वहां से आता है। अब समस्या क्या हुई है विजेंद्र जी की वहां से जो आने वाला है यहां पे तो उसकी कमी हो चुकी है। ऑन दी अदर हैंड जो हम ताइवान में सेमीकंडक्टर की बात कर लें और आपके जो साउथ कोरिया है उसमें हम चिप्स की बात कर लें, तो ये जो मोबाइल के लिए जो चिप्स बनाई जाती हैं और वो पूरे वर्ल्ड में फिर वो भेजता है, तो इस समय पे जो कि उसकी रेगुलर डिमांड होती थी उससे भी ज्यादा डिमांड हो चुकी है। और आपने देखा होगा कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने वो 5 देशों की यात्रा करी थी उसमें एक जो नीदरलैंड्स में चिप बनाने की मशीन के लिए भारत को इसमें टाटा के साथ इंस्टॉल करने के लिए जो करा है उसका ये कारण ही है। तो ये एक अगेन मैं कहूंगा विजेंद्र जी ये टेम्पररी, तो हमने तो अभी एक करार तो अमेरिका के साथ भी किया है, बिल्कुल, जिसमें रेयर अर्थ मेटल को लेकर हम प्रोसेस करेंगे और वो उसमें हमारी टेक्निकली हेल्प करेगा। और भारत के पास लार्जेस्ट 3rd नंबर का रेयर अर्थ मेटल का भंडार भी है जी। लेकिन उसके साथ कंसर्न ये भी तो ना कि भाई 1 टन अगर आप रेयर अर्थ मेटल निकालेंगे तो 70 टन जहर भी निकालेंगे। बिल्कुल,
ये भी सच है। तो क्या हम इस दिशा में वाकई में बढ़ सकते हैं? बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं इनफैक्ट कहूंगा, मैं एक्चुअली इस बात को यहीं पे लाना चाह रहा था जहां पे आप लेके आए हो कि अब जो हमारा ये जो वर्ल्ड है, ग्लोबल जो सिचुएशन है, वो एक बहुत ही डायनामिक और इवॉल्विंग सिचुएशन है। इसमें हर वक्त कुछ इस तरह की सिचुएशन होंगी और मैं मानता हूं कि उस समय जो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करके या फोरसी करके अपने बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकेगा, जो कि मुझे लगता है कि हमारी सरकार कर रही है, तो वो एक बेटर सिचुएशन में रहेगा। ठीक है अनुपम जी, क्या वाकई में हम उस दिशा में हैं कि भाई हमें पता चल गया है कि हमारी कमजोरियां कहां कहां हैं, उन कमजोरियों का क्या क्या सॉल्यूशन है और कैसे मजबूत हों, उस फेज के अंदर अभी हमें हो सकता है 5-6 साल और परेशान रहे, लेकिन उसके बाद हम परेशान नहीं रहेंगे क्योंकि काफी हद तक हम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे रक्षा क्षेत्र में हमने काफी अच्छी तरक्की की है, आईटी सेक्टर में अच्छी की है, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी की है, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छी की है। क्या उसी तरीके से जो अभी हमारी कमियां हैं उसको हम दूर कर पाए? देखिए, देश अग्रसर है अपनी कमियां पहचानने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने वो क्षेत्र जो है वो नामांकित किए हैं जहां हमें तरक्की करनी चाहिए। हाँ, हम पिछड़े हुए थे। अभी भी जो होलोग्राफिक मशीन्स जो आप नीदरलैंड से लेने की बात कर रहे हैं, वो 13 देश ऑलरेडी उन पर काम कर रहे हैं। हम 14वां देश है, मगर हम जागे हैं, देर से जागे हैं मगर जागे हैं और सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो तरीके हैं डिफेंस में, आज ही आप देखिए आर्मीनिया की परेड ने भारत के इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया है। बिल्कुल सर। आर्मीनिया और अजरबैजान बहुत मुद्दत से लड़ाई पर हैं। इवन 6 महीने पहले क्या हुआ खरीदने के लिए सर 17 कंट्रीज है और उसमें से मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज। जी हाँ, जी हाँ। और इसी तरीके से हम जो है एमएसएमई में जा रहे हैं, मगर हमें यह जरूर देखना है कि आत्मनिर्भर होने के लिए एमएसएमई को अपने प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ये बाजार से सामान लाके असेंबल करके बेचना, अपना नाम लगा के, ये शायद हमें उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे न ले जा पाए। मैं वापस उस इश्यू पर आता हूं जो कहा गया है कि भाई फोर्स्ड लेबर। अब ये चाइना में तो सर लॉजिकल लगता है कि भाई हम भी सुनते हैं, वहां पर जापान में भी समटाइम ऐसा होता है। इंडिया में तो सर जबरदस्ती काम कराया नहीं जा सकता। बिल्कुल विजेंद्र, ऐसा है कि इनका जो इंटरनेशनल ग्लोबल रेगुलेशंस हैं 301 के नीचे, वो एक दिशा निर्देश देते हैं कि लेबर को क्या पेमेंट होना चाहिए। मगर हिंदुस्तान और चाइना जो कि ज्यादा निर्भर हैं अपनी पॉपुलेशन पर, अपने इतने बड़े नंबर पर जिनका पेट पालना है, उसके लिए हम अपने देश के मुताबिक एक आधार बनाते हैं कि इनको क्या देश के हर इंडस्ट्रियलिस्ट को देना चाहिए। वो आधार चाहे अमेरिका के 301 से मैच खाए चाहे नहीं खाए, हमारे देश के लिए वो जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में चूल्हे जले। ठीक है, इकले मैं आ रहा हूं 1 मिनट, लेकिन सुनील जी एक सवाल और दिमाग में फंसा हुआ है, क्योंकि अनुपम जेटली जी ने कहा कि कई करेंसी ऐसी है जो डॉलर के कंपेरेटिवली काफी मजबूत हुई है, और शायद उन्होंने बांग्लादेश के लिए भी कहा। सर कहां की करेंसी और कहा आपने? बांग्लादेश की करेंसी ना सर, कि वो भी मजबूत हुई है। अब मेरा कंसर्न है कि भारत का रुपया तो कमजोर ही होता जा रहा है। क्यों भाई? जब अड़ोसी पड़ोसी का करेंसी मजबूत हो सकती है तो भारत की क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक करेंसी मजबूत और इसका सवाल है, अपने इंडिया में कोई ट्रेड डेफिसिट तो है नहीं इन टोटलिटी का अपन देखें तो। इंडिया का अभी तक आईटी का सपोर्ट हमेशा एक्सपोर्टिंग जोन में रहा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी एक्सपोर्ट जोन में रही है। लेकिन एक ही एक अनएक्सपेक्टेड था, इसके पीछे कोई वजह अभी सामने नहीं आई है कि क्यों डॉलर बढ़ा और रुपया टूट गया। लेकिन ठीक है, अभी चल रहा है, इसके बारे में ज्यादा कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्ट इसमें समझना जरूरी है कि बहुत वर्षों के बाद, लगभग 10-12 वर्ष तक लगातार ग्रोथ देखने के बाद आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अब वो समय आ चुका है कि हम अपनी करेंसी को रेगुलेट नहीं करें, और उन्होंने फ्री मार्केट फोर्सेस से उन्हें एक तरह से डिसाइड होने का निर्णय किया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी समय इस तरह का एक वैश्विक संकट आ गया। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली हम भारत की करेंसी को आगे बढ़ते देखें। एक छोटी सी बात, एक और सवाल है मेरा, बस मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। एक खबर है जो बहुत तेजी से घूम रही है और उस पर कई तरीके के कमेंट है। कहा जा रहा है कि भारत ने या आरबीआई ने एक बड़ा हिस्सा अपने सोने का वो बेच दिया है। अब उसको लेकर आरबीआई स्पष्टीकरण दे चुकी है, लेकिन जो स्पष्टीकरण दिया गया है उस पर 10 अप्रैल तक का आंकड़ा दिया गया है। तो क्या हमसे आंकड़ा छुपाया जा रहा है?
देखिए विजेंद्र जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि आरबीआई ने उसी स्टेटमेंट में एकदम क्लियर एक लाइन लिखी हुई है, द स्टॉक रिमेन्स अनचेंज्ड। और जहां तक वो 10 अप्रैल की बात है विजेंद्र जी की, हर महीने की 10 तारीख को पिछले महीने का आंकड़ा जो है वो पब्लिश होता है। तो वो जो बुलेटिन है अभी जो आपको 10 अप्रैल तक का दिख रहा है, 10 जून तक पूरे मई का दिखेगा, तो वो भी क्लैरिटी हो जाएगी सामने। तो मेरे ख्याल से हमें 5-6 दिन वेट कर लेना चाहिए, सामने आ जाएगा पूरे देश के कि भारत ने सोना बेचा या नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं विजेंद्र जी कि जब हमारी भारत सरकार और आरबीआई जैसा इंस्टीट्यूशन जब एक स्टेटमेंट देता है तो हमें विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर। सुनील जी, एक और सवाल, क्योंकि 5 जून के लिए कहा जा रहा है कि आरबीआई समीक्षा करेगा और रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कुछ बढ़ाने वाला है। आपको लग रहा है करंट सिनेरियो के अंदर रेपो रेट बढ़ सकती है, ईएमआई बढ़ सकती है कॉमन मैन? लगता नहीं है मुझे। सरकार अभी कोई भी ऐसा लोड पब्लिक के ऊपर नहीं देगी जिससे पब्लिक परेशान हो। सरकार उसको खुद भी मुझे वाइंड अप करना है। एक और सवाल आपसे, क्या हमारा बाजार, भारतीय बाजार अब ट्रंप और वैश्विक जो चीजें हैं उससे क्षणिक तो विचलित हो सकता है, लेकिन उसकी लोकल स्ट्रेंथ डीआईआई इतना ज्यादा है कि वो उसको तुरंत सपोर्ट करता है और इसलिए बाजार गिरता जरूर है लेकिन एंड ऑफ द डे वो संभल कर रुकता है। बिल्कुल, मैं तो साहब मैक्सिमम मान लो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हमारे जुलाई के फर्स्ट वीक में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जुलाई में बाजार बहुत अच्छे से रिकवरी करेगा। जो हमारे कोई भी अगर आप मंथ ऑन मंथ डेटा, चाहे जीएसटी कलेक्शन का देखो या ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल जमाने भर का डेटा जो आता है, कोई भी माइनस में डेटा नहीं है। किसी पर्टिकुलर कंपनी की सेल कम ज़्यादा हो सकती है, उस पर कोई अपनी जरूरत नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। इन टोटलिटी अगर हम देखें तो जून में जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रहेंगे क्योंकि जीएसटी का डेटा पूरा आ रहा है। सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जी और एकलव्य जी, आपका भी शुक्रिया। हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो ट्रंप बयान दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो वैश्विक परिदृश्य है और जो कंफ्यूजन है उसका सही सॉल्यूशन और सही परिदृश्य क्या है जो भारत के नजरिए को पेश करता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।